हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोट वीनो। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी द टॉपिक ऑफ लूप्स और ये हमारे आर्डुइनो प्रोग्रामिंग सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7 है। तो लूप्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब हमने आर्डुइनो प्रोग्रामिंग करनी होती है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। तो लूप्स हमें डिफरेंट वेज़ में हेल्प आउट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग शेयर करूँगी आपके साथ कि लूप्स होते क्या हैं, आपने उनको कब यूज़ करना है और कौन सी टाइप ऑफ लूप को आपने अपने प्रोग्राम में या आर्डुइनो कोड में कब राइट करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि लूप होता क्या है। इन आर्डुइनो अ लूप इज़ अ वे टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन। यानी आपने आर्डुइनो में कोई कोड लिखा, उस कोड को आप कह लें कि वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो लूप का फंक्शन क्या करता है, ये उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करता है। यानी जो भी आपने एक दफ़ा कुछ स्पेसिफिक लाइंस लिखी हैं और आपने अगर उनको लूप में लिखा है तो फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बार बार रिपीट होती रहेंगी। इसको हम फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स वी यूज़ लूप्स टू ऑटोमेट रेपिटेशन। यानी क्या होता है कि आपने जब वो सेम लाइंस लिखी हैं तो अब आपने दोबारा वही वाला कोड आप चाहते हैं कि आपका आर्डुइनो आईडी का जो सॉफ्टवेयर है उन लाइंस को रन करे। तो दोबारा उन लाइंस को लिखने के बजाय आप उनको लूप्स के फंक्शन में लिख देते हैं। तो जब आप लूप के फंक्शन के अंदर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बार बार रिपीट होती रहेंगी, आपको बार बार वो सेम कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इससे आपका जो कोड होता है वो शॉर्ट और कंसाइज्ड रहता है और ऑटोमेटिकली आपको वो रेपिटेशन भी मिल जाती है जो आप चाहते हैं कि आपको बार बार जो सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने यूज़ करना है वो अगर आप लूप के फंक्शन के अंदर राइट करेंगे तो आपकी वो कोड की वो लाइंस ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहेंगी। तो अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि जब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली चाहते हैं कि आर्डुइनो कोड में वो चीज़ें रिपीटेडली रन करें तो आपने उनको लूप्स वाले फंक्शन के अंदर लिखना है। तो अब लूप्स की टाइप्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर आपके साथ मैं 3 मेन टाइप्स शेयर करूँगी। पहला तो हम सिंपल लूप को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या है, फिर हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या है और लास्ट पे हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाइल लूप को। तो यहाँ पर लूप, फॉर लूप और व्हाइल लूप की एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग पहले आपको मैं दूंगी और फिर हम डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जो सिंपल लूप है, रन्स फॉर एवर मेन प्रोग्राम। यानी जब आप आर्डुइनो आईडी में कोड लिखते हैं तो उस कोड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक वॉइड सेटअप का होता है और एक वॉइड लूप का होता है। और वॉइड लूप वाले पार्ट में जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं वो फॉर एवर रन करती हैं, वो बार बार रिपीट होती हैं। तो इसलिए आपने ये देखा होगा कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली आर्डुइनो में हम यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रन्स फॉर एवर और ब्रैकेट में मेन प्रोग्राम, क्योंकि ये आपके आर्डुइनो आईडी का एक एसेंशियल पार्ट है। इसके बगैर आप कोई भी कोडिंग कर ही नहीं सकते। तो लूप का फंक्शन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और इसको हम बेसिकली आर्डुइनो आईडी में जब लिखते हैं तो आपने वॉइड सेटअप जैसे लिखा होता है उसी फॉर्मेट पे आपने वॉइड लूप को लिखना होता है। फिर है फॉर लूप। जब आपने किसी चीज़ को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट करना है तब आप फॉर लूप को यूज़ करेंगे। वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि वो 4 टाइम्स आप चाहते हैं कि रिपीट हो या 5 टाइम्स रिपीट हो, तो आपने फॉर लूप को यूज़ करना है। जब आप एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंगली अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना चाहते हैं। फिर लास्ट पे हमारे पास है वाइल लूप, रिपीट्स वाइल अ कंडीशन इज़ ट्रू। अब ये वो वाला पार्ट है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वो वाले कोड की लाइंस रिपीट होती रहेंगी जो भी आपने वाइल लूप के अंदर लिखी हैं। जब भी आपने उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो कंडीशंस ऐड की हैं वो ट्रू होंगी तो आपका जो प्रोग्राम है वो वाइल लूप में रिपीट होता रहेगा। जब वो कंडीशन फॉल्स होगी तब वो उस वाइल लूप को एग्जिट करेगा। तो यहाँ पर तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ही, लूप, फॉर लूप, वाइल लूप। अब इनको मैं वन बाय वन आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। पहले है लूप, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये लूप क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्डुइनो आईडी के मेन 2 फंक्शंस हैं, सेटअप एंड लूप। सेटअप में जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं वो वन टाइम रन करती हैं, लूप में जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं वो बार बार रिपीट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, रन्स अगेन एंड अगेन फॉर एवर। तो लूप वाले पार्ट में जब आप कोई चीज़ लिखेंगे, कोई कोड लिखेंगे तो वो बार बार रिपीट होता जाएगा एंड इट विल बी रिपीटेड फॉर एवर। यानी वो हमेशा रिपीट होता रहेगा, इट वॉन्ट स्टॉप। तो यहाँ पर आपने इस बात को माइंड में रखना है
कि जो वॉइड लूप है उसमें आपने वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी है जो कि बार बार रिपीट होती हैं, जो कि वॉइड सेटअप के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, सेट ऑफ कोड आप लिखते हैं, वो वन टाइम ही रन करता है। तो अब ये जो लूप है, कीप्स रिपीटिंग इन्फिनिटली आफ्टर सेटअप रन्स वंस, यानी जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं आर्डुइनो आईडीई में, जब भी आपने कोडिंग करनी होती है तो वो एक सीक्वेंस के साथ हर लाइन को रीड करता है। पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो पहले आपके प्रोग्राम ने वॉइड सेटअप वाली इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, और एक दफ़ा जब आपकी वॉइड सेटअप वाली इंस्ट्रक्शंस रन हो जाएंगी, उसके बाद आपके प्रोग्राम में जो वॉइड लूप वाला पार्ट है उसको रन किया जाएगा। और फिर जब वो वॉइड लूप वाला पार्ट रन होगा तो वो अगेन एंड अगेन रिपीटेडली रन होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको इससे एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि वो लूप है क्या। लूप का मतलब है कि वो चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है। तो यहाँ पर जो लूप के अंदर आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगी वो बार बार रिपीट होती रहेंगी। अब यहाँ पर ये है कि दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, यानी एक ऐसा पार्ट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। आर्डुइनो रन्स एवरीथिंग हेयर फॉर एवर, यानी ये एक ऐसा पार्ट है जो कि मैंने आपको बताया कि आर्डुइनो आईडीई के मेन 2 फंक्शंस हैं, जिनमें से ये जो लूप वाला फंक्शन है ये भी एक मेन फंक्शन है। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ये आपके जो भी आप आर्डुइनो से प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई रोबोटिक्स का या ऑटोमेशन सिस्टम बना रहे हैं, ये उसका ब्रेन होता है। यहाँ से आप देखते हैं कि आपके सेंसर्स ने, मोटर्स ने किस तरह से वर्क करना है। आप अगर एलईडीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने किस लॉजिक के साथ वर्क करना है। जो भी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह से आपके एक्चुएटर्स को एक्टिवेट करेंगी। सेंसर से कौन सी रीडिंग मिलेगी जिसके रिस्पांस में आपके जो एक्चुएटर्स हैं, चाहे वो मोटर्स हैं, बजर्स हैं, एलईडीज़ हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम वॉइड लूप वाले पार्ट में लिखते हैं। तो लूप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। डैट इज़ वाई आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, यानी ये आप स्किप नहीं कर सकते। दिस इज़ अ मस्ट इन योर आर्डुइनो प्रोग्राम। फिर है सिंटैक्स के वॉइड लूप को आपने लिखना कैसे है। इसके सिंटैक्स में ये है कि वॉइड लूप के बाद आपने 2 राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, एक ओपन राउंड ब्रैकेट, एक क्लोज राउंड ब्रैकेट। फिर आपने एक कर्ली ब्रैकेट या इसको फ्लावर ब्रैकेट भी कहा जाता है, आपने वो ब्रैकेट ऐड करनी है ओपन, और फिर उसके अंदर आपने अपना सारा कोड लिखना है। जहाँ पे ये आपको स्पेस शो हो रही है इसमें आप अपना कोड लिख सकते हैं, और कोड लिखने के बाद आपने एंड पे एक और कर्ली ब्रैकेट या फिर फ्लावर ब्रैकेट ऐड कर देनी है। तो वॉइड लूप का या सिंपल लूप का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है। फिर आप अगर किसी कोड को देखें तो यहाँ पर एक कोड की एग्जांपल है जिसमें वॉइड लूप के हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन किए है, जिसमें हम डिजिटल राइट 13 हाई, डिले 1000, डिजिटल राइट 13 लो, डिले 1000। तो ये बेसिकली एक एलईडी को ऑन ऑफ करने का कोड है कि एलईडी आपकी ऑन होगी 1 सेकंड के लिए, फिर ऑफ होगी 1 सेकंड के लिए, और ये लूप में आपने लिखा है तो ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होता जाएगा। यानी आपकी एलईडी ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी फॉर 1 सेकंड, और ये एक लूप में फॉरएवर रन करेगा, यानी ये चीज़ फिर हमेशा रिपीट होती रहेगी। तो एलईडी कीप्स ब्लिंकिंग फॉरएवर बिकॉज लूप नेवर स्टॉप्स। तो लूप का जो मेन फंक्शन वो यही है कि इसमें जो भी आप कोड लिखेंगे वो फॉरएवर रन करेगा, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, अनलेस आप पीछे से अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें आप पावर सप्लाई कट कर दें, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है, लूप में जब आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो फॉरएवर रन करेंगी। तो अब यहाँ पर वही है, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिपीट्स एवरीथिंग फॉरएवर कोर सिस्टम, यानी आपके जो भी सेंसर्स हैं, मोटर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, उन्होंने इस वाले पार्ट में आपने बताना होता है कि आपके एक्चुएटर्स ने किस तरह से वर्क करना है। जैसे आपने ब्लिंकिंग एलईडी की एग्जांपल देखी थी कि एलईडी पहले ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने लूप वाले पार्ट के अंदर लिखी थी। तो ये आपका जो मेन सिस्टम होता है या कोर सिस्टम होता है, ये उसका पार्ट है, एंड यू कैन नॉट स्किप दिस। तो लूप इज़ very important because most Arduino systems need to run continuously like reading sensors or controlling devices। यानी इसमें आप जब एक Arduino प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में जो आपने सेंसर्स ऐड किए होते हैं, सेंसर्स एवरी इंस्टेंट चेक कर रहे होते हैं कि उनको क्या रीडिंग मिल रही है, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो भी एक्चुएटर्स हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, आपकी एलईडी को ऑन करना है या ऑफ़ करना है। ये सारा जो भी प्रोसेस है कि आपके सेंसर्स और एक्चुएटर्स किस तरह से वर्क करेंगे,
तो ये चीज़ें हम वॉइड लूप वाले पार्ट में लिखते हैं, तो इसलिए लूप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आर्डुइनो सिस्टम्स का ये मेन पार्ट होता है। फिर अब हम अपनी सेकंड टाइप की तरफ जाएंगे, जो कि है फॉर लूप। सिंपल लूप को तो हमने अंडरस्टैंड किया, अब हम फॉर लूप को अंडरस्टैंड करेंगे। फिक्स्ड रेपिटिशन, यानी जब आपको पता है कि आप किसी चीज़ को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करना चाहते हैं, तब आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को या किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 5 टाइम्स रन करना चाहते हैं, तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। या आप किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 7 टाइम्स रन करना चाहते हैं, तो भी आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। जो सिंपल लूप था वो फॉरएवर रन करता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो इन्फिनिटली रन करता रहेगा। लेकिन जो फॉर लूप है वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही रिपीट होगा। तो जब आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ रेपिटिशंस रिक्वायर्ड हैं, तो आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर लूप को हम और फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में आपने पहले फॉर लिखना है, फिर राउंड ब्रैकेट लगानी है, और राउंड ब्रैकेट में आपने जो चीज़ें लिखनी है वो 3 तरह की वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है। फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, सेकंड है कंडीशन, और थर्ड है इंक्रीमेंट। या इंक्रीमेंट की जगह आप यहाँ पे ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो डेक्रीमेंट भी हो सकता है, तो ऑपरेशन लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अब हम इस फॉर के सिंटैक्स को समझेंगे, पहले इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं डेक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दूंगी। और आपने इन 3 वर्ड्स को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, और आपने ये नहीं सोचना कि ये बहुत हैवी वर्डिंग है तो मेरे लिए ये समझना मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको मोस्ट सिंपलेस्ट वे में ये चीज़ें भी समझाऊंगी। तो फॉर में आपने 3 पार्ट्स देखने हैं, एक है इनिशियलाइजेशन, फिर है कंडीशन, फिर है इंक्रीमेंट। इसको हम फर्दर किसी एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है फॉर इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 0, यानी हमने एक डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल आई, और उसको हमने इनिशियली 0 पे सेट किया है। तो जो हमारे पास इंटीजर आई है अभी इनिशियली वो 0 है। फिर है कंडीशन। कंडीशन हमने ये लिखी है कि आई जो स्टार्टिंग में भी 0 है वो आई इज़ लेस देन 5, यानी अब वो जो हमारा आई 0 था, सेकंड हमने कंडीशन ये ऐड कर दी है कि वो लेस देन 5 है उसकी वैल्यू, यानी वो वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन वो 6, 7 या 8 नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा नंबर जो कि 5 से ग्रेटर है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो आई इज़ इक्वल टू 0, कि आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 है, और आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है लेस देन 5। अब वो 0 से 5 तक कैसे रीच करेगा, वो है आई प्लस प्लस। अब प्लस प्लस जो होता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और प्लस प्लस का मतलब होता है +1, यानी आई में +1 होता रहेगा, और यहाँ से आप उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं। जैसे कि आई इज़ इक्वल टू 0 ये उसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी, और फिर 0 में आप +1 करें तो वो 1 हो जाएगा, फिर उस 1 में आप +1 करें तो वो 2 हो जाएगा, फिर 2 में आप +1 करें तो वो 3 होगा, फिर 3 में आप +1 करें तो वो 4 होगा। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स में आपने +1 करके जब वो 4 हो गया, तो आई की जो वैल्यू थी वो 5 से कम थी, और 5 से कम 4 की वैल्यू होती है, और यहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं कि वो प्लस प्लस यानी +1 के इंक्रीमेंट के साथ 0 से 5 तक जाएगा। अब ये किस तरह से है इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक हम एलईडी ब्लिंकिंग की एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फॉर इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि पहले आपकी एलईडी ऑन होगी, फिर वो ऑफ होगी, तो ये कितनी देर के लिए ऐसे रिपीट होगा, ये 5 टाइम्स ऐसे रिपीट होगा, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इस तरह से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स आपकी जो एलईडी है वो ब्लिंक करेगी। पहले वो ऑफ थी, अब यानी जब आपने ये फॉर की कंडीशन लगाई है तो डिजिटल राइट 13 हाई आपकी एलईडी ऑन हो गई। डिले आपने ऐड किया 500 का, डिले 1000 इक्वल होता है 1 सेकेंड के, तो डिले 500 इक्वल होगा 0.5 सेकेंड के या हाफ सेकेंड के। तो एलईडी पहले ऑन होगी, फिर हाफ सेकेंड बाद वो ऑफ होगी, और हाफ सेकेंड के लिए वो ऑफ रहेगी, फिर वो ऑन होगी हाफ सेकेंड के लिए, फिर ऑफ होगी हाफ सेकेंड के लिए।
तो यहाँ पर ये जो रेपिटिशन है ये कितनी दफ़ा होगी, 5 टाइम्स, क्योंकि आपने जो 0 से लेस देन 5 की वैल्यू ऐड की थी अपनी फॉर लूप की कंडीशन में। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये कोड मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो एलईडी है वो 5 टाइम्स ब्लिंक करेगी। अगर आप ये फॉर ना करते, सिंपल आपने लूप में ये लिखा होता डिजिटल राइट, तो जो आपकी एलईडी जो ब्लिंक कर रही है वो फॉरएवर ब्लिंक करती रहती, जो कि आपने सिंपल लूप के केस में देखा था। लेकिन इस केस में क्योंकि हमने फॉर ऐड की है, तो फॉर लूप के अंदर क्या होगा कि आपकी जो एलईडी है वो 5 टाइम्स रिपीट होगी ब्लिंक करना, क्योंकि हमने इसकी कोडिंग में इस तरह से लिखा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 5 के अलावा कोई और नंबर भी या कोई और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, और आप जो भी वैल्यू ऐड करेंगे आपका कोड उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रन करेगा। कि 5 वाली एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर 5 टाइम एलईडी आपकी ब्लिंक करेगी। तो फॉर लूप आप कब कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको पता है कि आपने किसी फिक्स्ड टाइम के लिए किसी चीज़ को, किसी प्रोसेस को रिपीट करना है, तब हमारे लिए ये यूज़फुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल एलईडी ब्लिंकिंग के लिए, सर्वो स्टेप्स के लिए, ये सर्वो बेसिकली हमारी जो सर्वो मोटर है उसकी जो मूवमेंट है, रोटेशन है, उसके लिए है, और एक अरे रीडिंग के लिए है। यानी आप जब आर्डुइनो के डिफरेंट पिन्स को एक अरे की फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं, जो कि मोस्टली एक एग्जांपल थी स्क्रोलिंग एलईडीज़ की। तो स्क्रोलिंग एलईडीज़ में हमने अरे को यूज़ किया था। तो वो कोड भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसकी वीडियो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप में ये चीज़ अगर हम यूज़ करना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली फॉर लूप कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो एलईडी ब्लिंकिंग, जब आपको एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एलईडी ब्लिंक करनी है, आपने सर्वो मोटर की रोटेशन के जो स्टेप्स हैं उनको कंट्रोल करना है, या आप कोई स्क्रोलिंग एलईडी वाला प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें आप अरे का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ये फॉर लूप काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो एलईडी की एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी। अभी हम थोड़ी सी सर्वो मोटर की एग्जांपल को भी अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास जो सर्वो मोटर होती है, मोस्ट कॉमनली ST90 उसका मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं, और जब आप आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट सर्वो मोटर ST90 के रेलिवेंट ही मिलेंगे। तो इसकी जो मैक्सिमम एंगल है या रोटेशन है वो 0 से 180 डिग्री तक होती है। इससे ज़्यादा आपकी सर्वो मोटर की रेंज ही नहीं है। तो सर्वो मोटर को आपने जब भी यूज़ करना है, जो कि इसकी ये वाली टाइप है ST90, उसमें आपको 0 से 180 डिग्री की ही रोटेशन मिलेगी, और वो रोटेट करने के लिए आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। सर्वो मोटर हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि ऑटोमेटिक डोर है या स्मार्ट डस्टबिन है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में सर्वो मोटर काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इवन जब हम रडार सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें भी हम सर्वो मोटर यूज़ करते हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इनके फुल ट्यूटोरियल्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, और कोड के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड हैं। तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पॉपुलर आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर ये सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो जब सर्वो मोटर को हमने यूज़ करना है तो फॉर लूप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली टू 180 डिग्री, वी यूज़ अ फॉर लूप टू मूव द सर्वो स्टेप बाय स्टेप, दिस क्रिएट्स अ स्मूथ मोशन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सर्वो मोटर का मैक्सिमम एंगल है वो 0 से 180 है। तो जब आप सर्वो को यूज़ कर रहे हैं तो वो 0 से डायरेक्टली 180 पर जंप अगर करें तो वो एक बहुत फास्ट और एब्रप्ट मूवमेंट होगी, जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो फॉर लूप क्या करेगा कि उस जो रोटेशन है उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देगा, जिससे आपकी जो रोटेशन है वो एक स्मूथ वे में आपको ओपन होती हुई नज़र आएगी। और वो कौन से स्टेप्स हैं ये भी मैं आपको 2 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे प्लस प्लस का, जिसका मतलब है +1। तो पहले हमने इनिशियलाइजेशन, जो हमारे फॉर लूप का सिंटेक्स था, पहले हमने इनिशियलाइज़ करना है। तो इनिशियलाइज़ में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था एंगल, उसकी हमने इनिशियल वैल्यू सेट की है 0। फिर उसकी फाइनल वैल्यू है एंगल इज़ लेस देन इक्वल टू 180, क्योंकि जो सर्वो मोटर की रोटेशन थी 0 से 180, तो मैं उस फुल रोटेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बता रही हूँ। इसमें आप 180 की जगह कोई और एंगल भी लिख सकते हैं, 150, 170, 30, 40, 45, लेकिन आप 180 से ग्रेटर कोई नंबर इधर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वो मोटर की रेंज से वो बाहर हो जाता है। तो सर्वो मोटर की रेंज में रहते हुए आपने एक स्टार्टिंग और एक फाइनल एंगल एड अप करना है। तो इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में हमने एक वेरिएबल को इनिशियली 0 पे सेट किया है,
कंडीशन हमने ये रखी है कि जो ज़ीरो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 180। अब उसने ज़ीरो से 180 तक किन स्टेप्स में जाना है, +1 के इंक्रीमेंट के साथ, यानी 0 + 1, 1 + 1, फिर 2 + 1, फिर 3 + 1। इस तरह से आप जब आपने एंगल को ज़ीरो रखा है तो ज़ीरो में वो +1 होता रहेगा, और वो जब तक 180 नहीं होता रहेगा आपका ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलता रहेगा। फिर इसके ऑपोजिट में डेक्रीमेंट, कि 180 पे तो वो आ गया, लेकिन 180 से दोबारा उसने ज़ीरो पे जाना है, तो वो डेक्रीमेंट ऑपरेटर यानी माइनस माइनस के साथ जा सकते हैं, जिसमें माइनस माइनस का मतलब है -1, यानी 180 - 1 हो जाएगा 179, 179 - 1 हो जाएगा 178, 178 - 1 हो जाएगा 177। तो इस तरह से आप सर्वो मोटर की रोटेशन को डायरेक्टली 0 से 180 पे जंप करवाने के बजाय उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, कि वो पहले 0 से 1 डिग्री पे जाए, फिर 2 पे जाए, फिर 3 पे जाए। तो इस तरह आपको एक स्मूथ रोटेशन मिलेगी। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले हमारा जो एंगल था वो ज़ीरो था, ज़ीरो से उसने 180 पे जाना है विद +1 के इंक्रीमेंट के साथ। तो इसमें क्या होगा कि आपकी सर्वो 0 से 180 तक जाएगी। फिर आपकी जो सर्वो मोटर है वो 180 से 0 पर आएगी। उसके लिए आपने क्या किया, अब स्टार्टिंग एंगल 180 रख दिया, क्योंकि वो 0 से 180 पे तो पहुंच गई। अब वो 180 उसका स्टार्टिंग एंगल हो गया, और उसका जो फाइनल एंगल हो गया है वो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है। और उसने 180 से 0 पे कैसे जाना है, माइनस माइनस के साथ, डेक्रीमेंट के साथ, यानी -1 के साथ। 180 - 1 179, 179 - 1 178, और ऐसे करते 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 उसने 1 तक जाना है, या इक्वल टू 0 तक भी वो जा सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ हमने कंडीशन रखी है। तो अब यहाँ पर जो सर्वो मोटर में हमने +1 का इंक्रीमेंट किया था, उसको आप किसी और नंबर का इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। जैसे 0 से 180 पे जाने के लिए हम उसको +=5, यानी अब वो 5 के साथ इंक्रीमेंट के साथ वो 0 से 180 पे जाएगी। यानी पहले 0 + 5 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो इस तरह से 5 5 के इंक्रीमेंट के साथ आपकी जो सर्वो मोटर है वो मूव करेगी। इससे क्या होगा कि जो आपने +1 वाला इंक्रीमेंट किया था, ये उससे थोड़ा सा फास्टली मूव करेगी, क्योंकि इसमें कम स्टेप्स हैं, या कम टाइम में ज़्यादा स्टेप्स वो कवर कर रहे हैं। तो इस तरह आपकी ये वाली जो मूवमेंट है ये थोड़ी सी आपको अपेरेंटली फास्ट लगेगी इन कंपैरिजन टू द इंक्रीमेंट ऑफ +1। और जिस तरह से आपने +5 का इंक्रीमेंट किया है, तो +5 -5 का डेक्रीमेंट भी हो सकता है। उसके लिए आपने यहाँ पे लिख देना है एंगल -=5, यानी अब वो -5 करता रहेगा। जैसे 180 में से -5 175, फिर 175 में से -5 170, 170 में से -5 165, 165 में से -5 160। इस तरह करते करते वो 180 से 0 की तरफ जो अपनी रोटेशन है उसको कंप्लीट करेगा। तो आप ये इंक्रीमेंट अपनी मर्ज़ी के नंबर के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। By changing the increment, we can control how smooth or fast the servo moves. This is the real power of a for loop. तो यहाँ पर जो for loop है इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। जब हमने LED की बात की थी, तो LED ने कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए ब्लिंक करना है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद for loop, LED की ब्लिंकिंग को। और यहाँ पर जब हम सर्वो मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वो मोटर के जो स्टेप्स हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद फॉर लूप। तो यहाँ पर +1 की और +5 की इंक्रीमेंट के साथ थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि जो +1 है वो काफ़ी स्मूथ लगती है देखने में, विजुअली काफ़ी स्मूथ मूवमेंट लगती है, थोड़ी सी स्लोअर है, और इसमें स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी +1 के हिसाब से आप करते रहें तो 0 से 180 तक काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। जबकि हम +5 की बात करें तो ये थोड़ी सी फास्ट है, क्योंकि और फास्ट होने की वजह से ये स्लाइटली लेस स्मूथ है, ये देखने में इतनी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग या स्मूथ नहीं लगती, और इसमें फ्यूअर स्टेप्स हैं। जैसे 0 + 1, 1 + 1, इस तरह से फिर 2 + 1, ये काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप काफ़ी बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, यानी फर्स्ट स्टेप में या 5 वैल्यूज़ को कवर कर रहे हैं।
और सेकंड स्टेप में आपने 10 वैल्यूज़ को कवर कर लिया, थर्ड स्टेप में आपने 15 वैल्यूज़ को कवर कर लिया। तो इस तरह से ये आपको कम स्टेप्स आपके लगेंगे और फास्ट मूवमेंट होगी, लेकिन देखने में वो थोड़ी सी इतनी स्मूथ नहीं होगी, जबकि जो +1 वाला है वो थोड़ी सी स्मूथ मूवमेंट है, रिलेटिवली स्लोअर है और इसमें आपके नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो ये कंपैरिजन था। अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया है लूप को और फिर हमने अंडरस्टैंड किया फॉर लूप को, और आर्डुइनो के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 90% यही यूज़ होती हैं। अब जो वाइल लूप है, 90% प्रोजेक्ट्स में आपको ये इतना यूज़ नहीं करना पड़ता है, लेकिन देर आर स्टिल सम अरेंजमेंट्स जहाँ पर आपके लिए वाइल लूप काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब ये कंडीशन बेस्ड रेपिटेशन है। जो सिंपल लूप है उसमें तो एक सिंपल फॉर एवर इन्फिनिट रेपिटेशन है कि वो फॉर एवर रन करेगा। फॉर लूप में आ जाता है कि वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करेगा। वाइल लूप में ये है कि ये कंडीशनल रेपिटेशन है कि वो एक कंडीशन को पहले ट्रू या फॉल्स करेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो वाइल लूप है उसमें जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो रन होंगी। जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक आपकी वाइल लूप वाली जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी रन नहीं करेंगी, और जब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब आपकी वाइल लूप वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रन करेंगी आपके कोड में। तो यहाँ पर ये रन्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज़ ट्रू। तो जब तक आपकी वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका वाइल लूप वर्किंग में रहेगा। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब आपकी जो वाइल लूप है आपका कोड उसको एग्जिट कर देगा। तो वाइल लूप में इशू ये आता है कि इफ़ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स, यानी वो कंडीशन हमेशा ट्रू रह रही है, फॉल्स हो ही नहीं रही, तो ये एक इनफिनिट लूप क्रिएट करेगा। यानी वो फिर हमेशा उस वाइल लूप के अंदर आपका जो कोड है वो स्टक रहेगा और वाइल लूप के अलावा जो इंस्ट्रक्शंस है वो कभी रन ही नहीं हो पाएंगी। तो इसकी ये एक डाउन साइड है। वाइल लूप को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कॉन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। कुछ जगहों पर वाइल लूप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल हो सकता है और कहीं जगह पे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो वाइल लूप रिक्वायर्स मच केयर एंड अटेंशन कि इसको कहाँ पर एग्जैक्टली यूज़ करना है। तो इसमें यह है कि आपके आर्डुइनो को फ्रीज़ कर सकती हैं, यानी अगर वाइल लूप वाली आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर आपने वाइल लूप के अंदर जो कोड लिखा है बस वही रन करता रहेगा और आपके जो रिमेनिंग कोड है वो कभी रन ही नहीं हो पाएगा। तो वाइल लूप ब्लॉक्स एवरीथिंग एल्स, यानी फिर जो वाइल लूप के अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं बस वही रन होंगी और उनके अलावा आपके कोड में जो भी आपने लिखा है वो रन ही नहीं कभी होगा। आर्डुइनो गेट स्टक इनसाइड इट, तो आपका जो पूरा आर्डुइनो का कोड है वो फिर वाइल लूप के अंदर ही लिमिटेड हो जाता है, उससे बाहर किसी भी लाइन को वो रन ही नहीं कर पाता अनलेस और अनटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो जब तक वो कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप के अलावा जो भी आपने कोड लिखा है वो कभी रन ही नहीं करेगा। सिर्फ वाइल लूप के अंदर जो आपने कोड लिखा है वो रन करेगा, उसके बाहर जो आपने कोडिंग की हुई है वो कभी रन ही नहीं हो पाएगी। नो अदर कोड रन्स अनटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। वही बात है कि वाइल लूप वाली कंडीशन एक दफ़ा ट्रू होगी तो फिर वो उसी लूप में आपका जो प्रोग्राम है वो उन इंस्ट्रक्शंस को रन करता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तब तक आपका वाइल लूप ही वर्क करता रहेगा या रन करता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तभी आपकी जो वाइल लूप है उसके बाहर वाले जो प्रोग्राम है उसको आप का जो भी सॉफ्टवेयर है वो रन करेगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अंडरस्टैंड करें कि एक दफ़ा अगर वाइल लूप वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो आपका जो कोड है वो वहीं पे बस ब्लॉक हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो आर्डुइनो है वो किसी और चीज़ को, किसी और लाइन को रीड नहीं करेगा जो आपने कोड में लिखी है अनटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। फिर हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। इसको सिंटैक्स का जो इसको लिखने का तरीका वो यही है कि आपने पहले वाइल लिखना है, आपने राउंड ब्रैकेट लगानी है और उसमें आपने अपनी वो कंडीशन ऐड करनी है जिसके कोरिस्पॉन्डिंगली आप अपने एक्चुएटर्स को ऑन या ऑफ करवाना चाह रहे हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जो डिजिटल रीड 2 है, अज्यूम कर लें कि वहाँ पर आर्डुइनो के साथ आपने किसी सेंसर को कनेक्ट किया है और जो डिजिटल पिन 13 है वहाँ पर आपने किसी एक्चुएटर को
बज़र को या किसी एलईडी को कनेक्ट किया है। तो जब आपका जो सेंसर है वो एक्टिवेट होगा, उसको हाई की रीडिंग मिलेगी फॉर एन एक्टिव हाई सेंसर, तो आपकी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। तो सेंसर सेंस करेगा तो आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी और एलईडी ऑन ही रहेगी जब तक ये आपकी कंडीशन ट्रू है, यानी डिजिटल रीड इज़ इक्वल टू हाई, यानी आपका सेंसर आपको हाई का सिग्नल दे रहा है, उसके कोरिस्पॉन्डिंगली आपकी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। अब जब तक आपका सेंसर आपको लो की रीडिंग नहीं देगा तब तक आपकी जो एलईडी है वो हाई ही रहेगी, वो ऑफ नहीं होगी, वो ऑन रहेगी जब तक आपके सेंसर की वैल्यू लो नहीं हो जाती, यानी कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। तो अगर तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई कि सेंसर आपको हाई का सिग्नल दे रहा है, तो उस केस में आपकी जो एलईडी है या आपने डिजिटल पिन 13 के साथ किसी भी एक्चुएटर के को कनेक्ट किया, चाहे वो बज़र हो या एलईडी हो, वो ऑन हो जाएगा और वो उसी स्टेट में रहेगा। फिर है वाइल लूप में प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम चेंजिंग, यानी जब तक इसकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो किसी और चीज़ को रन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ एक थोड़ा सा टेक्निकल इसमें पॉइंट आता है। अब यहाँ पर वाइल को हम कंपेयर कर सकते हैं इफ़ के साथ, यानी जो लोग आर्डुइनो में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं या प्रो हम कहते हैं, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो वो वाइल में जो आपका पूरा कोड ब्लॉक हो जाता है, वाइल को यूज़ करने के बजाय वो इफ़ को यूज़ करते हैं। ऑल्सो जो वाइल है वो लूप है और जो इफ़ है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो लूप में और कंडीशनल स्टेटमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिकलिटी देखें या इनकी रियल लाइफ रेलिवेंस देखें, तो जो काम आपने वाइल के साथ करना है एक सिमिलर वे में आप वो चीज़ इफ़ की कंडीशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने वाइल को बताया था कि ये एक कंडीशन बेस्ड रेपिटेशन है और जो इफ़ है, इफ़ हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट ये है कि वाइल और इफ़ ये किसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो ये इनमें सिमिलैरिटी है कि वाइल में और इफ़ में ये दोनों कंडीशन बेस्ड चीज़ें हैं। लेकिन वाइल में क्या होता है कि आपका जो कोड है वो स्टक हो जाता है, आपने फिर जो वाइल लूप के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं सिर्फ वो आपका कोड वहाँ तक लिमिटेड हो जाता है। जबकि इफ़ में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो तो रन करती हैं, लेकिन उस ब्लॉक के बाहर जो आपने अपनी कोडिंग की है, आपकी आर्डुइनो उसको भी प्रोसेस करती रहती है। तो यहाँ पर वाइल में और इफ़ में ये एक डिफरेंस है, इनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस स्लाइड में जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, उसका मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट हैं या प्रोज हैं वो वाइल के बजाय इफ़ को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इफ़ में आपको एक स्मूथ आपका जो प्रोग्राम है वो रन करता है। इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो भी, और उसके अलावा जो आपने कोडिंग की है वो भी रन करती रहती है। जबकि वाइल में क्या होता है कि जो भी आपने कोड लिखा है वाइल लूप के अंदर, उसी के अंदर आपका जो आर्डुइनो प्रोग्राम है वो स्टक हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। उसके बाहर जो आपने चीज़ें लिखी हैं वो उनको रन नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से आपको जो आर्डुइनो है वो बेसिकली एक फ्रीजिंग पॉइंट पे हो जाता है। तो इफ़ यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो कोड है वो स्मूथली रन करता है और इफ़ यूज़ करने से आपको कोई भी फ्रीजिंग बिहेवियर नहीं देखने को मिलता, आपकी आर्डुइनो प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहती है। इफ़ का मतलब है कि इफ़ पे आपने एक कंडीशन को ट्रू कर दिया तो वो उस कंडीशन को चेक करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो वो इंस्ट्रक्शंस रन करता है जो ट्रू के केस में करनी है, फॉल्स है तो वो फॉल्स के केस में जो उसने इंस्ट्रक्शंस रन करनी है वो उनको रन करता है। उसके बाद फिर वो मूव कर जाता है अपने नेक्स्ट लाइंस पे कि वो कंडीशन को चेक करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और वो चेक करने के बाद वो मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ द कोड, यानी आपने कोडिंग में जो पूरा प्रोग्राम में जो बाकी लाइंस लिखी हैं वो उनको रीड करने के लिए चला जाता है। कंडीशन चेक की, चेक करने के बाद वो अगली जो आपने लाइंस लिखी हैं उनकी तरफ मूव ऑन करता है। वाइल में क्या होता है कि वो एक कंडीशन को चेक करता है और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपने उस कंडीशन के कोरिस्पॉन्डिंग जो लाइंस लिखी हैं वो फिर उनमें आपका कोड स्टक हो जाता है और वहीं तक लिमिटेड रहता है। वाइल लूप के बाहर जो आपने कोडिंग की होती है फिर आपका आर्डुइनो उनको नहीं रन करता, सिर्फ आपकी वाइल लूप के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वही रन होती रहती हैं।
स्टे एंड रिपीट, इसका यही मतलब है कि जो वाइल लूप के अंदर की इंस्ट्रक्शन है बस उसी के अंदर आपका कोड फिक्स हो जाता है और वही बार बार रिपीट होता रहता है। यहाँ पर एक कोड के थ्रू मैं आपको बताती हूँ वाइल में और इफ़ में डिफरेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू रीड सेंसर, वाइल डिस्टेंस इज लेस देन 10, डिजिटल राइट बजर हाई। तो इसमें आपको ये पहले एक कंडीशन मिली है कि जब आपका जो डिस्टेंस है वो 10 से कम है तो आपका बज़र हाई हो जाएगा, आपका बज़र ऑन हो जाएगा। तो अगर आपका जो डिस्टेंस है सेंसर से किसी ऑब्जेक्ट का वो 10 से कम है तो आपका बज़र तो ऑन हो जाएगा और वो ऑन ही रहेगा। ऑन रहने के बाद जब वो डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी आपका जो डिस्टेंस है फिर लेस देन 20 पे जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बज़र है वो लो होगा। यानी अब वो 10 से आपका डिस्टेंस कह लें कि वो 11 है, 12 है, 13 है, यानी वो ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 20 है। तो उस केस में क्या है कि बज़र आपका लो है, तो पहली कंडीशन पे आपका बज़र ऑन हो जाएगा, फिर दूसरी कंडीशन पे आपका बज़र ऑफ हो जाएगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तब तक आपका जो कोड है वो इन्हीं लाइंस के दरमियान में स्टक रहेगा। जो आपने लास्ट पे लाइन लिखी है सर्वो डॉट राइट 90, वाइल लूप को यूज़ करने से ये सर्वो वाला पार्ट कभी रन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो कंडीशन आपकी फर्स्ट वाली ट्रू है तो वो आपके बज़र को ऑन करेगा, और अगर सेकंड लाइन वाली ट्रू है तो वो आपके बज़र को ऑफ करेगा। ऑफ करने के बाद वो फिर वहीं पे स्टक हो जाएगा। अब इस वाइल की जो आपकी राउंड ब्रैकेट्स हैं और कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनके बाहर जो आपने कोड लिखा है वो कभी रन ही नहीं कर पाता। तो जो हमने सर्वो के लिए लाइन लिखी है सर्वो डॉट राइट 90 के सर्वो मोटर 90 के एंगल पर मूव करे, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कोड में आपको मैंने बताया कि वो जो फ्रीजिंग बिहेवियर है या ब्लॉकिंग बिहेवियर है कि आपका कोड स्टक कैसे हो जाता है, उसको समझाने के लिए मैंने ये कोड आपके साथ शेयर किया कि अगर तो पहली कंडीशन ट्रू है तो आपका जो बज़र है वो ऑन हो जाएगा, और अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो आपका जो बज़र है वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपका जो भी कोड है वो इन्हीं के दरमियान स्टक रहेगा, कभी सर्वो को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो रीड रन कर पाए या सर्वो आपकी किसी एंगल पे मूव कर पाए। जबकि अगर हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करें तो जो सेम कोड है, अगर हम इसको वाइल की जगह इफ़ के साथ लिखें तो इफ़ डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी लेस देन 10 तो बज़र आपका ऑन हो जाएगा। फिर एल्स इफ, फिर अगर आपका जो डिस्टेंस है वो लेस देन 20 है, उस केस में आपका जो बज़र है वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपका बज़र ऑन है या ऑफ है, आपका कोड पहले उनको चेक करेगा और साइमल्टेनियसली वो जो सर्वो डॉट राइट 90 है वो उसको भी रन करेगा कि आपकी जो सर्वो मोटर है वो 90 के एंगल पे मूव करेगी। यानी आपका जो बज़र है वो ऑन हो रहा है तब आपकी सर्वो 90 पे मूव कर लेगी, और अगर आपका जो बज़र है वो ऑफ है तब भी आपकी सर्वो उसकी जो 90 की रोटेशन है उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाहर लिखा है, आपने जस्ट ये लिखा है कि सर्वो ने 90 के एंगल पे मूव करना ही करना है, तो वो करेगी। क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बताया था कि इफ़ में होता है कि वो पहले कंडीशन को चेक करता है और कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उसके बाद वो मूव कर जाता है अगली लाइन पे कि वो जैसे सर्वो डॉट राइट यहाँ पे लिखा है तो वो इसको भी आपका कोड रीड करेगा। लेकिन अगर आप वाइल लूप यूज़ करेंगे तो आपका जो भी कोड है वो वाइल वाले पार्ट के अंदर ही स्टक होके रह जाएगा। सर्वो वाला जो पार्ट है कि सर्वो ने 90 के एंगल पे रोटेट करना है, वो पार्ट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा जब तक आपकी ये जो कंडीशन है ये ट्रू या फॉल्स जो आपने देखा था कि कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो आपकी सर्वो डॉट राइट वाली लाइन को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो कभी रन कर पाए। जबकि इफ़ के केस में ऐसा नहीं है, इफ़ के केस में आपकी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, दोनों ही केसेस में जो आपकी सर्वर है वो रोटेट करेगी ही करेगी। इसमें आपका कोड कोई ब्लॉकिंग नहीं कर रहा, और इफ़ की कंडीशन के अलावा जो आपने कोडिंग लिखी है आपका आर्डविनो उनको भी रन कर रहा है। तो इफ़ में और वाइल में ये डिफरेंस है। इफ़ की कंडीशन यहाँ पर एक मैंने कोडिंग के साथ आपको बताई है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ़ क्या होता है कि आपकी कंडीशन को चेंज करना अलाउ करता है, वो कंडीशन को चेक करेगा, कोड को रन करेगा और आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाहर जो आपने कोड लिखा है उन पे मूव करेगा एंड देन कम्स बैक अगेन।
फिर वो चेक करेगा कि आपकी कौन सी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इस केस में आपका जो कोड है ये ब्लॉक नहीं होता और बार बार रिपीटेडली आपको जो भी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता रहता है, कहीं पे भी आपका कोड स्टक नहीं होता, क्योंकि बिकॉज इट कीप्स मूविंग अदर कोड कैन रन। तो आपने इफ़ वाले जो पार्ट है, जो उसकी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, आपने उन ब्रैकेट्स के बाहर जो कोड लिखा है वो भी रन होता रहेगा। डैट कोड कैन चेंज द कंडीशन। तो उस कोड के अकॉर्डिंगली जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो चेंज भी हो सकती हैं। फिर इफ़ ट्रू रन्स वंस देन कंटिन्यूज द रेस्ट ऑफ प्रोग्राम अलाउज मल्टीटास्किंग, कि इसमें आपको मल्टीटास्किंग मिल जाती है कि इफ़ की कंडीशंस भी आपकी ट्रू हैं तो आपकी उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपका कोड वर्क करेगा, फॉल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। और उसके बाद जो बाकी आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोडिंग की है, वो भी आपकी चलती रहेगी और एक मल्टीटास्किंग होती रहेगी, यानी इफ़ की कंडीशंस के अंदर जो कोड है वो भी रन करेगा और इफ़ की कंडीशंस के बाहर जो कोड है वो भी वर्क करता रहेगा। जबकि वाइल लूप में क्या होता है कि एंटर्स द लूप कीप्स रिपीटिंग द सेम कोड डजंट रन अदर कोड। इसमें क्या होता है कि एक दफ़ा अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो कोड है वो वाइल लूप के अंदर जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनके अंदर ही स्टक होके रह जाएगा। जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपके प्रोग्राम में सिर्फ वाइल लूप के अंदर जो आपने कोड लिखा है वो रन करेगा। वाइल लूप के आउटसाइड जो आपने प्रोग्रामिंग की है, जैसे मैंने आपको सर्वो की एग्जांपल बताई थी, अगर आप वाइल लूप के बाहर लिखें सर्वो डॉट राइट 90, तो वो सर्वो कभी रन ही नहीं कर पाएगी, सर्वो कभी 90 के एंगल पे रोटेट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो आपका कोड है वो कंडीशन ट्रू होने के बाद वाइल लूप के अंदर ब्लॉक होके रह जाता है, उसी के अंदर स्टक होके रह जाता है। फिर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो भी कोडिंग है आपने सिंपली उसमें ये देख लेना है कि आपको जो लूप्स चाहिए वो किस तरह के चाहिए। सिंपल जो लूप है वो तो आपके कोड का इंटेग्रल पार्ट है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर आप कोडिंग कर ही नहीं सकते, जो कि वॉइड लूप वाला पार्ट है आपका। फिर आपका फॉर लूप ये आ जाता है जब आपने किसी चीज़ को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रेपिटेशन में लाना हो, आपने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एलईडी ब्लिंक करवानी हो, या आपने सर्वो मोटर को फिक्स्ड किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ रोटेट करवाना हो, तो वहाँ पर ये मोस्ट कॉमनली हमारे लिए यूज़फुल होता है। और फॉर को आप अरे में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है वाइल लूप। तो वाइल लूप थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं और इसके अल्टरनेटिव में भी मैंने आपको बता दिया कि आप वाइल की जगह इफ़ की कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। वाइल एक कंडीशन बेस्ड लूप है, जबकि इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लूप का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन बता दी थी कि लूप ये आपके आर्डुइनो में अ, एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप बोलेंगे जो कि बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो यहाँ पर आई थिंक कि इस वीडियो में आपको मैंने थॉरो अंडरस्टैंडिंग दे दी है। आपको पहले मैंने सिंपल लूप के बारे में बताया, फिर हमने फॉर लूप को टू वेज़ में डिस्कस किया, एलईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सर्वो मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर हमने वाइल लूप को अंडरस्टैंड किया और वाइल लूप का एक कंपैरिजन किया इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ, और आपको मैंने दोनों की कोडिंग की एग्जांपल्स भी बताई और ये भी बताया कि आप वाइल की जगह इफ़ को भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। For more robotics and Arduino related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.